तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंटरेस्टिंग ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में हमारे जो इंट्रोडक्शनरी पार्ट था वो कवर कर लिया था, जिसमें हमने उसके टाइप्स देखे। ठीक है, एक बार कल के लेक्चर को एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग आज के लेक्चर में इसका जो एक्चुअली पैथोफिजियोलॉजी होता है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। दूसरा पार्ट हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन का और उसके सिम्टम्स का जानेंगे। उसके बाद में हम लोगों को क्या ट्रीटमेंट प्लान करना है उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो कल के लेक्चर को एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ी है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे दो टाइप्स हमने पढ़े थे जो डिपेंडिंग अपॉन इटियोपैथोलॉजी थे। ठीक है, तो इटियोपैथोलॉजी पे अगर हम लोग देखते हैं इसका डिपेंडिंग क्या क्या है, एक तो डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन और दूसरा अडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। डायनामिक में भी हमने तीन पार्ट्स देखे थे। एक हमने देखा था आउट ऑफ द वॉल या फिर आउटसाइड द वॉल, उसके बाद में इन द वॉल, और लास्ट देखा था हमने इन द ल्यूमेन। ठीक है, ये पार्ट देखा था। उसके बाद में हमने अडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। दूसरा पार्ट हमने देखा था इसके डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन में हमने चार चीजें पढ़ी, एक एक्यूट पढ़ा, एक क्रोनिक पढ़ा, उसके बाद में एक्यूट और क्रोनिक पढ़ा, और लास्ट में हमने इसके बारे में क्लोज लूप के बारे में जानकारी ली। ठीक है, अब उसके बाद में तीसरा क्लासिफिकेशन हमने देखा था डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो एग्जैक्टली कहाँ पे, एक तो डिस्टल स्मॉल बॉल में होगा, प्रॉक्सिमल स्मॉल बॉल में होगा, या फिर लार्ज बॉल में होगा। ये तीसरा क्लासिफिकेशन था हमारा। चौथा क्लासिफिकेशन हमने देखा था कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। जो हमारे एक्वायर्ड मतलब कि हमारे अडल्ट लाइफ में या फिर हमारे जो न्यूनेटल लाइफ थी उसके बाद में हुए, या फिर कंजेनाइटल इसका मतलब है कि जो हमारे बचपन से साथ में है, ऐसे कुछ चीजें या फिर ऐसी कुछ कंडीशन जिसकी वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ जो हम लोगों को कंजेनाइटली है। ठीक है, तो वो जो चीजें होती है उसका भी हमने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर जानकारी ली है। उसके बाद में सेकंड हमने देखा है एक्वायर्ड, मतलब जो हमारी फर्दर लाइफ में जो हमारे कॉजेस होते हैं उसके बारे में भी डिटेल में यहाँ पे जानकारी ली थी। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, उसमें सब टाइप क्या क्या आ सकते हैं, वो एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, पार्शियल या फिर कंप्लीट हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, या फिर एक्यूट ऑन क्रॉनिक भी हो सकता है, सिंपल हो सकता है, क्लोज लूप हो सकता है, या फिर इट कैन बी स्ट्रैंगुलेटेड ऑल्सो, कंजेनाइटल या फिर एक्वायर्ड हो सकता है, प्रॉक्सिमल हो सकता है, या डिस्टल हो सकता है। तो ये पूरे हमने सब टाइप इसके देखे थे। हर्निया देखा था हमने कि हर्निया जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। अब की यहाँ पे अगर हम लोग अभी का जो इंसिडेंस है हमारे ऑब्स्ट्रक्शन का अगर देखेंगे तो उसमें हर्निया हम लोगों को सेकंड मोस्ट कॉमन मिलता है। फर्स्ट कॉमन क्या है, एडिजन्स। तो एडिजन्स एक ऐसा कॉज है जिसमें हम लोगों को एट द रेट ऑलमोस्ट 40% का जो हमारा इंसिडेंस रेट है वो हम लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन में दिखेगा। और हम लोग अगर सेकंड कॉमन कॉज देखते हैं तो 15 to 25% ये हम लोगों को हर्निया दिखता है। दूसरा हमने देखा था कि जो हमारे गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज होते हैं या फिर हम लोग जो पेल्विक की सर्जरीज करते हैं, ऐसे इसमें एडिजन्स ये मोस्ट कॉमन होता है। जो स्मॉल बॉवल के ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट 80%। जो हमारे 20% बचते हैं, 20% होते हैं हमारे कोलॉन में। ठीक है, और उसके बाद में जो 20% है कोलॉन के ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें भी 70% होता है ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू मैलिग्नेंसी। तो ये जो रीजन है हमारा मैलिग्नेंसी का, ये ऑलमोस्ट 70% पेशेंट में हम लोगों को मिलता है। और जो 20-30% बचते हैं उसमें क्या क्या आता है, एक तो वल्वुलस हो सकता है, डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी कॉज हो सकता है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, क्रॉन्स डिसीज है। ऐसे इसमें हम लोगों को परसेंटेज कितना है, 30% इसका इंसिडेंस रेट है और 70% है मैलिग्नेंसी का रेट। लेकिन ये किसका है, सिर्फ कोलॉन का। ठीक है, जो कि आउट ऑफ 100% वो 20% है, और 80% जो बचते हैं वो होते हैं हमारे स्मॉल बाउल के ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद में हमने मॉर्टेलिटी के बारे में पढ़ा था। मॉर्टेलिटी रेट अगर हम लोग देखेंगे तो जो ऑब्स्ट्रक्शन ऐसे है जो विदाउट स्ट्रैंगुलेशन, उसमें स्ट्रैंगुलेशन नहीं हुआ है, नेक्रोसिस नहीं हुआ है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोगों को 3% के मॉर्टेलिटी रेट मिलता है। या फिर जो स्ट्रैंगुलेटेड पेशेंट आते हैं जिसमें कि नेक्रोसिस भी हो चुका है बॉवेल का, बैक्टीरिया ज्यादा है, एमओडीएस में पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोगों को 30% तक की मॉर्टेलिटी रेट दिखता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी एक्चुअली हम लोग 3 से 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। हम लोग जब स्टार्टिंग देख रहे थे तो स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ी थी कि यहाँ पे अगर मान लो ये ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये इसका पार्शियल जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन का पार्ट उसका ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो बॉवल का। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद का जो पार्ट होता है वो उसको हम लोग कहते हैं डिस्टल पार्ट। ठीक है,
ये प्रॉक्सिमल पार्ट हुआ ऑब्स्ट्रक्शन के पहले का बॉवल, और ये डिस्टल हुआ हमारे ऑब्स्ट्रक्शन के बाद के बॉवल का लूप है। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले पहले देखते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल साइड पे क्या होगा। जब हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर है ऐसा कंसिडर कर रहे तो यहाँ पे पहले पैथोलॉजी क्या होगी, एक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जब भी हमारे बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई भी चीज होती है हमारी बॉडी निगोशिएट करने की कोशिश करती है। मान लो ये हमारा बॉवेल लूप है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो ये जो प्रॉक्सिमल बॉवेल है इसमें नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोगों को ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसको निगोशिएट करना है, उसको हटाना है। हमारी बॉडी ऐसे यहाँ पे चैलेंज करती है या फिर ट्राई करती है ऐसा कि ये ऑब्स्ट्रक्शन अपने आप हट जाए, वो बॉडी की पूरी एनर्जी लगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉडी की पूरी एनर्जी हमारी ऑब्स्ट्रक्शन हटाने में लग रही है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस है वो बढ़ जाता है। क्योंकि अगर इसको निगोशिएट करना है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक फोर्स लगेगा, एनर्जी लगेगी। उस चीज के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट का जो पेरिस्टाल्सिस है वो बढ़ा देती है। इसीलिए क्या होगा, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस। अब जब ये पेरिस्टाल्सिस बढ़ेगा और जितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है अगर मान लो नहीं निकल रहा तो बॉडी और कोशिश करती है, इसलिए ये इट बिकम्स विगरस ऑल्सो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पेरिस्टाल्सिस करने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ हद तक जैसे ये पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट हो गई लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्शन अगर नहीं हट रहा है तो क्या होगा, ये यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएगी कि ये पूरा बॉडी का एनर्जी या फिर फोर्स जितना लगा था तो धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि ये एग्जॉस्ट होने वाला है। तो एक हद तक ये कोशिश करेगा, बॉडी का जो ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं हटा तो ये जैसे ही ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाती है और फिर हम लोगों को मिलता है साइलेंट एब्डोमेन। इसका मतलब क्या है, साइलेंट एब्डोमेन मतलब है कि जो हमारे बॉवेल साउंड है हम लोगों को कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन बढ़ा हुआ मिलेगा, उसके बाद में हमारे जो बॉवेल साउंड है पूरे अपसेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस सीज होता है, बंद होता है, और जैसे जैसे ये पेरिस्टाल्सिस कम हुआ तो क्या होगा कि यहाँ पे पूरा फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा। जितना भी हमने कुछ बोलस लिए होंगे, मतलब फूड लिया होगा या फिर लिक्विड्स लिए होंगे, उसके बाद में यहाँ पे जो हमारे बॉडी से भी कुछ सिक्रेशंस यहाँ पे होते हैं, हमारे बॉल वॉल में सीक्रेट वो भी कलेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बॉल में डिस्टेंशन बढ़ेगा, जिसको कि हम लोग डायलेटेशन ऑफ बॉल कहते हैं। तो हुआ क्या, प्रॉक्सिमल वॉल में क्या चेंजेस हुए, पहले हुआ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हमने देखा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके बाद में क्या हुआ, बॉडी ने निगोशिएट करने की कोशिश की ड्यू टू इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, उसके बाद में विगरस बनेंगे, ये जो पेरिस्टाल्सिस हुआ और बढ़ेगा, विगरस होगा, और जैसे ही ये बढ़ेगा कुछ देर के बाद ये यहाँ पे थक जाएंगे। तो क्या होगा, व्हेन द ऑब्स्ट्रक्शन नॉट रिलीव, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं निकला है तो क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस बिकम सीजर, वो बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जैसे ही ये कम हो गए पेरिस्टाल्सिस तो होगा क्या, इट बिकम फ्लासिड, इट बिकम पैरालाइज, एंड जैसे ये पैरालाइज हुए बॉवेल डायलेट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐसी पैथोलॉजी हमारी प्रॉक्सिमल बॉवेल में हो रही है। ठीक है, प्रॉक्सिमल बॉवेल की जो पैथोलॉजी थी उसको हम लोग और डिटेल में जानेंगे। आपने कभी ऑब्स्ट्रक्शन का अगर पेशेंट देखा होगा, उसमें एक्सरे में एक हम लोगों को फाइंडिंग मिलती है, और हम लोग कॉमनली ऐसा बोलते थे कि यार यहाँ पे एक्सरे जब हम लोग इरेक्ट पोजिशन में करते हैं, हम लोगों को ये चीज भी पता है नॉर्मली कि जब हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट को डील करते हैं तो हम लोग उसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, एक्सरे एब्डोमेन, एक्सरे एब्डोमेन, और वो भी कौन सी पोजीशन में, इरेक्ट पोजीशन में। ठीक है, इरेक्ट पोस्चर में हम लोग इसका एक्सरे करते हैं, स्टैंडिंग एब्डोमेन या फिर इरेक्ट एब्डोमेन इसको हम लोग कहते हैं। जैसे ही एक्सरे करते हैं हम लोगों को फाइंडिंग क्या मिलती है, यहाँ पर हम लोगों को मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स। ठीक है, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स हम लोगों को मिलते हैं, हम लोगों को ये चीज कॉमनली पता है। लेकिन यहाँ पर जो एयर फ्लूइड लेवल बने वो क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसका हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए। एज अ सर्जन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल बॉवेल है उसमें फ्लूइड कहाँ से आएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे एयर फ्लूइड लेवल, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली एयर, दूसरा फ्लूइड। तो जो फ्लूइड होता है वो कहाँ से आता है, पहला आता है हमारी ओरल कैविटी के सलाइवा से। ठीक है, ये आता है हमारा ओरल कैविटी का सलाइवा। धीरे धीरे हमारी जो भी ओरल कैविटी में सलाइवा जनरेट हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, वो क्या होगा, हमारे जीआई ट्रैक्ट में जाएगा।
ठीक है, माउथ कैविटी में तो रहता है लेकिन वो जीआई ट्रैक्ट में भी जाएगा। हमारी पूरी जीआई ट्रैक्ट सलावा सीक्रेट कर रही है थोड़ी थोड़ी, तो वो यहाँ पे सलावा है। दूसरी चीज क्या आती है, जो हमारे स्टमक से भी कुछ जूसेस निकलते हैं। ठीक है, स्टमक से जो भी जूसेस निकलेंगे, जो भी एसिड सीक्रेट होगा, जो भी जूसेस निकलेंगे वो भी हमारे जीआई में आते हैं। प्लस क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूसेस। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पैनक्रियाटिक जूसेस, तो इनका भी रोल है हमारे डाइजेस्टिव पार्ट में। तो क्या हो रहा है, एक तो हमारे माउथ कैविटी से सलाइवा, स्टमक से हमारा स्टमक के जितने भी फ्लूइड्स होंगे जो सिक्रेट हो रहे हैं, या फिर जो हम लोग जिसको हम लोग स्टमक के यहाँ पर सिक्रेशंस कह सकते हैं। तीसरी चीज क्या है, पैनक्रियाटिक जूसेस है। तो ये पूरा जो फ्लूइड का कलेक्शन है वो कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, बराबर। तो ये जो तीनों फ्लूइड है हमारी जो प्रॉक्सिमल बॉवेल है उसमें कलेक्ट होना स्टार्ट है। ठीक है, तो जैसे ये कलेक्ट हुए, और क्या हो सकता है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड से भी कुछ यहाँ पे, जैसे कि हम लोग अगर डिफ्यूजन की प्रोसेस देखते हैं, ब्लड से डिफ्यूजन की प्रोसेस से यहाँ पे और फ्लूइड कलेक्ट होता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है वहां से डिफ्यूजन की प्रोसेस होके हमारे ब्लड से भी जितना फ्लूइड सीक्रेट होगा वो हमारी बॉवेल कैविटी में आके यहाँ पे बॉवेल वॉल में फंस जाता है या फिर कलेक्ट होता है। ठीक है, तो 4 जगह से हम लोगों को यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन मिल रहा है, सलाइवा से, स्टमक से, पैनक्रियाटिक जूसेस से, और यहाँ पे हमारे ब्लड से, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो जितना फ्लूइड कलेक्ट हुआ वो प्रॉक्सिमली। अब दूसरा पार्ट आता है हमारी एयर का। एयर कहाँ से आएगी, जितना हम लोग एयर सॉलो करते हैं, ठीक है, आप यॉर्निंग करते हो थोड़ा एयर जाता है, कुछ खाना खाते हो थोड़ा बहुत एयर जाता है, तो ये जो एयर हमारे जब सॉलो करते हैं हम लोग, तो वो हमारी इसोफेगस से लेके स्टमक से लेके हमारे बॉल वाल में पहुंचेगी, तो वो एयर होती है 70%। ठीक है, ये कहाँ से आई, सॉलिड एयर। ठीक है, सॉलिड एयर 70% होती है। उसके बाद में 20% एयर जो होती है वो कहाँ से आती है, वो आती है हमारे ब्लड से। मतलब जितना भी ब्लड का जो गैसेस एक्सचेंज होता है हमारे कैपिलरीज में, तो वो कहाँ पे आएगा, वो भी हमारे बॉल वॉल में आएगा। तीसरा जो 10% बचता है, अब यहाँ पे बॉवेल वॉल में इतना फ्लूइड कलेक्शन हुआ है, तो होगा क्या, यहाँ पे बैक्टीरिया बढ़ेंगे। अब जो भी बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रोथ होंगे, उनकी कॉलोनी ग्रोथ होंगी, तो वो भी कुछ गैसेस सीक्रेट करते हैं जो कि टॉक्सिन के यहाँ पे तौर पे काम कर रहे हैं हमारे बॉडी में। तो जो गैसेस हमारे बैक्टीरिया यहाँ पे सीक्रेट करेंगे, या फिर जो गैस हमारे बैक्टीरिया की वजह से निकल रहा है, वो होता है 10%। ठीक है, वो होता है 10%। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 70% सॉलिड एयर आई, 20% ब्लड से आई, 10% हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से आई। तो ये जो 100% एयर जो है वो क्या करेगी, वो भी यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो एयर है वो भी कुछ हद तक यहाँ पे कोशिश करती थी जो ऑब्स्ट्रक्शन है पूरा हटा देंगे। लेकिन होता क्या है, ये हटाने की कोशिश में ये यहाँ से ट्रैवल करते हुए हमारे जो फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है उसमें जाती है और यहाँ पे ये फंस जाती है। तो होता क्या है, ये यहाँ पे कुछ हम लोगों को एयर के लेवल दिखेंगी, कुछ फ्लूइड दिखेंगे, कुछ एयर की लेवल दिखेंगी, क्योंकि यहाँ से वो पेनिट्रेट करते हुए अंदर गई है। तो यहाँ पे एयर फ्लूइड ऐसे लेवल दिखते हुए हम लोगों को वो एक्सरे में शो होते हैं कि यहाँ पे कुछ एयर भी है, कुछ फ्लूइड भी है, और उसका हम लोग कंसिडर करते हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्टेड बॉल है। ठीक है, तो ऐसे एयर फ्लूइड लेवल हमारे एक्सरे में यहाँ पे शो होती है। तो ये इसकी पैथोलॉजी हमारे प्रॉक्सिमल बॉवल में दिखती है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो उसका प्रॉक्सिमल वाला बॉवल। अब होगा क्या, फ्लूइड कलेक्ट जस्ट प्रॉक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो उसके जस्ट प्रॉक्सिमली फ्लूइड कलेक्ट होगा। अब जब यहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट होता है उसके बाद में यहाँ पे इन्फेक्शन भी होगा। जब इन्फेक्शन होगा, जहाँ पे हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पे एडेमा बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन होगा, और जैसे ही यहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है हमारे बॉडी से साइटोकाइनिन रिलीज होता है, तो और बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पे करने के लिए हेल्प करता है। अब जब यहाँ पे और बैक्टीरिया ग्रो हुए, उनकी कॉलोनी की और ग्रोथ होती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा इन्फ्लामेशन है। हमारे WBCs आते हैं, मतलब न्यूट्रोफिल्स का ज्यादा यहाँ पे पार्ट आता है, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, मैक्रोसाइट्स आते हैं। अब ये जब ये यहाँ पे हमारे पूरी सेल्स या फिर हमारे जितने भी WBCs का पार्ट है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है हमारे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में, वो क्या करता है, वहाँ पे जितना भी ब्लड जो हमारा यहाँ पे सप्लाई करता है हमारे बॉवेल में, उससे जो हमारा फ्लूइड निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो हमारी पूरी बॉवेल की कैविटी में जा रहा है।
तो ब्लड में फ्लूइड का लेवल कम हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब हमारे ब्लड में फ्लूइड का लेवल कम होगा तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होगी। ठीक है, क्योंकि जितना फ्लूइड एब्जॉर्ब होना चाहिए हमारे बॉडी में नहीं हो रहा है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे डायलेटेशन बढ़ रहा है, पानी जितना भी जमा हो रहा है, फ्लूइड जितना भी जमा हो रहा है बॉडी कैविटी में हो रहा है, तो जितना ऑब्स्ट्रक्शन के टाइम पे जितना फ्लूइड का यहाँ पे हम लोगों को एक्सचेंज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। और जब डिहाइड्रेशन होता है तो क्या हो रहा है कि यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी हमारे बाउल कैविटी में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, बराबर। डिफ्यूजन हो रहा है लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है हमारे न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि यहाँ से जितना फ्लूइड या फिर फूड भी जाता है तो उससे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी लेती है, वो नहीं ले पा रही, तो क्या होगा, इट कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, तो सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ, उसकी वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता हुआ दिखता है। अब जो प्रॉक्सिमल फ्लूइड कलेक्ट हुआ, प्रॉक्सिमल टू द कलेक्टेड फ्लूइड एयर अक्यूमुलेट्स, तो जो एयर का मैंने अभी पैथोलॉजी आपको बताया वो कहाँ से आती है, वो पूरा एयर यहाँ पे अक्यूमुलेट होता है और ये एयर हम लोगों को यहाँ पे पेनिट्रेट करती हुई एयर फ्लूइड लेवल जनरेट करती है। इट अगेन कॉजेस डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जैसे जैसे ये पैथोलॉजी बढ़ती जाएगी हम लोग डिहाइड्रेट होते जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन द बाउल, जो भी हमारे बाउल वॉल में इन्फ्लामेशन हुआ है उसके रिस्पॉन्स और बढ़ते जाएंगे, साइटोकाइनिन रिलीज हो जाएंगे और उसके बाद में ये इन्फ्लामेशन का और यहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो ये इन्फ्लामेशन क्या करता है, कॉजेज डैमेज टू द सिक्रेटरी एंड मोटर प्रोसेस एंड द मसल्स लीडिंग इनटू द डायलेटेशन ऑफ बाउल। अब होता क्या है कि जितना इन्फ्लामेशन बढ़ेगा हमारे बाउल वॉल के ऊपर पूरा प्रेशर आने वाला है और वो क्या होगी, वहाँ पे जो जितनी भी मसल्स है हमारी मस्कुलर प्रोप्रिया में, तो वो मसल्स क्या होगी, वीक हो जाएगी। जैसे ही मसल वीक होगी डायलेटेशन और बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जब ये प्रोसेस होता है इन्फ्लामेशन का उसके बाद में डायलेटेशन और बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे क्या पैथोलॉजी होती है, जो हमारा यहाँ पे इन्फ्लामेशन इंक्रीज हुआ तो इट कैन कॉजेस अ नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या रिलीज करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज करेगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा तो मसल और वीक हो जाएंगे और डायलेटेशन बढ़ेगा। अगेन क्या होगा, इंटेस्टाइनल वॉल हाइपोक्सिया, इट ऑल्सो कॉजेस डायलेटेशन। जहाँ पे ब्लड सप्लाई हैपर्ड हुआ है तो यहाँ पे हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो गई। जब हाइपोक्सिया मतलब टिश्यू को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है हमारे बाउल वॉल के, तो होगा क्या कि वो और वीक हो जाएंगे और उसकी वजह से डायलेटेशन और बढ़ता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है हमारे बाउल डायलेटेशन की, और वो कहाँ पे हो रही है, प्रॉक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, प्रॉक्सिमल ही डिस्टल नहीं है। दूसरी चीज क्या हो रही है, डायलेटेशन ऑफ बाउल वॉल इंक्रीजेज द इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। अब क्या होगा कि ये हमारे बाउल वॉल है, यहाँ पे अगर डायलेटेशन हो रहा है तो ये जो प्रेशर है वो कहाँ पे यहाँ पे एक्सर्ट होगा, कि हमारे बाउल वॉल पे। और जैसे ही ये बाउल वॉल पे ये प्रेशर एक्सर्ट होता है या फिर यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ता है वो क्या करता है, हमारा वेनस सप्लाई जो है, वेनस सप्लाई है उसको हम्पर्ट करता है। और जैसे ये वेनस सप्लाई हम्पर्ट करेगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारी जो आर्टेरियल सप्लाई है कि उसको भी यहाँ पे हम्पर्ट करेगा। और जैसे जैसे यहाँ पे वेनस का प्रेशर यहाँ पे कम हो गया, फिर ब्लड सप्लाई कम हुआ, आर्टेरियल सप्लाई कम होगा, तो आगे चल के ये जो प्रेशर बढ़ता हुआ जाएगा और यहाँ पे ब्लड सप्लाई पूरा अगर बंद होता है तो आगे चल के वो नेक्रोसिस में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे यहाँ पे प्रॉक्सिमली या फिर हमारे जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन का साइट है वहाँ पे पैथोलॉजी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरी चीज क्या होगी, जैसे ये डायलेटेशन का यहाँ पे प्रोसेस होता है या फिर इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पे इन्फेक्शन और बढ़ेगा। तो होगा क्या, इट कॉजेस इंक्रीज इन बैक्टीरियल कॉलोनी इन द बॉडी। बैक्टीरिया की ग्रोथ और हो जाएगी, क्योंकि फ्लूइड भी है वहाँ पे, इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस भी हो रही है, तो बैक्टीरिया और ग्रोथ हो जाएंगे। ठीक है, और इसी की वजह से यहाँ पे आगे चल के नेक्रोसिस हो सकता है, जो कि हम लोग फर्दर यहाँ पे प्रोसेस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल के चेंजेस हुए। अब दूसरा चीज क्या है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पे क्या चेंजेस दिखेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम में ये है साइट ऑब्स्ट्रक्शन का। ये पूरी हमारे बाउल वॉल थी, अगर मान लो ये इंटैक्ट बाउल वॉल थी, यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो इतना डायमीटर मान लो ये हमारे बाउल वॉल का था, जो कि इंटैक्ट डायमीटर था। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन का साइट है, इसके प्रॉक्सिमल का बाउल आप देखो। ठीक है, प्रॉक्सिमल का बाउल कैसा है, डायलेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एयर जमा हो गई, फ्लूइड जमा हो गया और इन्फेक्शन का सोर्स दिए, इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो क्या होगा, ये डायलेटेशन होगा। लेकिन अगर हम लोग इसका डिस्टल पार्ट देखेंगे, इट बिकम कोलैप्स, क्योंकि यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं पहुंच रही।
तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, पेरिस्टाल्सिस आगे नहीं जा रहा है, तो ये जो डिस्टल पार्ट है इट बिकम कोलैप्स, ये कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। एक्चुअली में हम लोग देखेंगे इसके साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पे क्या चेंजेस आएंगे। पहले देखते हैं तो इनिशियली वेनस रिटर्न इज इम्पेयर। जब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि इंट्राल्यूमिनल जब प्रेशर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ से जितना भी वेनस रिटर्न जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, ये कैन बी इम्पेयर्ड ऑल्सो। दूसरा क्या होगा, जब ये इम्पेयर्ड हुआ, वेनस ड्रेनेज नहीं हो रहा तो क्या होगा, कंजेशन होगा, क्योंकि फ्लूइड वापस नहीं जा रहा है जहाँ पे जितना जाना चाहिए, कंजेशन होगा, एडेमा और बढ़ेगा। जैसे ही एडेमा बढ़ेगा, एडेमा ऑफ द बॉल वॉल ऑकर्स, दिस टर्न्स द पर्पल। अब होगा क्या कि यहाँ पे एडेमा अगर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वो इट बिकम पर्पल ऑल्सो। ठीक है, तो ये कलर चेंजेस अभी धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेटर ये और क्या कर सकता है, लेटर दिस जियोपार्डाइज द आर्टरियल सप्लाई, ये आर्टरियल सप्लाई को भी हम्पर्ड करेगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आर्टरियल सप्लाई यहाँ पे हम्पर्ड हुआ, होगा क्या आगे चल के उसका शाइननेस कम हो जाएगा, जो भी हमारे बॉयल वॉल है उसका शाइननेस कम हो जाएगा, इट बिकम ब्लैकिश डिस्कलर्ड। ठीक है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन आएगा। पहले कैसा था, जहाँ पे वेनस थ्रोम्बोसिस हुआ या फिर जब हम लोग वेनस प्रेशर देख रहे तो वेनस प्रेशर अगर कम हुआ है या फिर उसका जो वेनस रिटर्न है अगर वो एम्पर्ड हुआ तो ये बिकम पर्पल कलर। लेकिन जब आर्टरियल सप्लाई कम होता है तो क्या होता है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है और लॉस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस यहाँ पे बंद हो जाएगा और आगे चल के ये क्या होगा, इट बिकम गैंग्रीनस बॉबल। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, वो जहाँ पे साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन एक्चुअली में हुआ है वो क्या होगा, पूरा गैंग्रीन बन जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे गैंग्रीन हुआ तो टिश्यू लॉस होगा, टिश्यू लॉस होने की वजह से यहाँ पे परफोरेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परफोरेशन हुआ, जब परफोरेशन होता है तो वो जो परफोरेटर पूरा बॉयल वॉल का जितना भी कंटेंट है हमारी पेरिटोनियल कैविटी में आएगा, तो होगा क्या, बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन माइग्रेट इनटू द पेरिटोनियम। जितना भी फ्लूइड कलेक्ट हुआ था, जितने बैक्टीरिया की ग्रोथ हो चुकी थी, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन था, ऑब्स्ट्रक्शन की जगह पे गैंग्रीन हुआ और गैंग्रीन होने की वजह से वो परफोरेट हो चुका है। जब ये परफोरेट होगा, मान लो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी है, ये बॉवेल है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन था और ये परफोरेट हुआ तो जितना भी फ्लूइड था यहाँ पे, जितना भी कुछ गंदगी थी, बैक्टीरिया थे, वो पूरे माइग्रेट हो जाएंगे हमारे पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, तो ये पेरिटोनियल कैविटी में जितना टॉक्सिन्स यहाँ पे जनरेट होगा, क्रिएट होगा या फिर यहाँ से जो हमारे बॉवेल वॉल से निकलेगा पेरिटोनियल कैविटी में आएगा, तो यहाँ पे कंडीशन डेवलप होती है पेरिटोनाइटिस। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं परफोरेशन पेरिटोनाइटिस। और जब ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं विद द कंडीशन ऑफ परफोरेशन पेरिटोनाइटिस, हम लोगों को उसको सर्जिकल मैनेजमेंट ही लगता है, सर्जिकल मैनेजमेंट ही लगता है। इसमें कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि जितना भी टॉक्सिन जमा होगा तो हमारे पेरिटोनियल कैविटी में भी होगा, बॉयल वॉल जो फटा है उसको भी रिपेयर करना होगा। तो इसीलिए हम लोगों को इसमें करना पड़ता है ओपन या फिर जिसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी। एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी। अब यह जब हम लोग लैप्रोटॉमी को कंसिडर करते हैं तो हम लोगों को क्या क्या चीजें करनी है। जब ऐसे पेशेंट होंगे जो पेरिटोनाइटिस की कंडीशन लेके आए तो हम लोगों को क्या करना है, एक तो पेरिटोनियम को पूरा अच्छे से बॉल तो पूरा वॉश करना है अच्छे से, और जो यहाँ पे परफोरेशन का साइट है, मतलब वो ऑब्स्ट्रक्शन का साइट था एक्चुअली, बाद में गैंग्रीन होकर परफोरेशन का साइट हुआ, तो जो भी परफोरेटेड पार्ट है उसको रिपेयर करना। मान लो ये हमारा बॉयल वॉल था, यहाँ पे परफोरेशन हुआ है और ये गैंग्रीनस पार्ट था, तो करना क्या पड़ेगा हम लोगों को, ये जो गैंग्रीनस पार्ट था उसको जहाँ पे मतलब हमारे जो बॉवेल्स की वॉल है वो अच्छी रहेगी, मतलब पूरी वाइटल रहेंगी, वायबल रहेंगी, वहां से हम लोगों को यहाँ पे कट करना है, जिसको हम लोग कहते हैं रिसेक्शन। क्या कहते हैं हम लोग उसको, रिसेक्शन। तो दोनों साइड से यहाँ पे कट करेंगे और जो हमारा वायबल पार्ट है, इधर साइड का वायबल पार्ट और ये हमारे प्रॉक्सिमल का वायबल पार्ट, इसको हम लोग जब जोड़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस, तो इसको हम लोग कहेंगे रिसेक्शन एनास्टोमोसिस, शॉर्ट में इसको कहते हैं हम लोग RA। ठीक है, रिसेक्शन एनास्टोमोसिस, ये हम लोगों को यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की जगह पे चेंजेस।
देखते हैं अब इसका तीसरा जो इफेक्ट आता है इसको हम लोग कहते हैं क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है। जब हमारी लार्ज बॉल में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वो कैसे हो सकता है, मान लो कि ये हमारा प्रॉक्सिमल बॉल है और ये डिस्टल बॉल है और इन दोनों के बीच में कंस्ट्रिक्शन रिंग पैदा हुआ या फिर बैंड हुआ, तो होगा क्या कि जो बैंड है ये धीरे धीरे और यहाँ पे और कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा कि यहाँ से जो हमारी प्रॉक्सिमल बॉवेल है और जो डिस्टल बॉवेल है इन दोनों में से कोई फ्लूइड बाहर भी नहीं जाएगा और कोई फ्लूइड अंदर भी नहीं जाएगा। तो होगा क्या कि जितनी ये बॉवेल वॉल यहाँ पे फंसी है हमारे बैंड में उसका डायलेटेशन होगा। तो यहाँ पे सेम डायग्राम में दिया है कि ये जो बॉवेल वॉल है इसको हम लोग कहते हैं क्लोज लूप। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी क्लोज है इधर से भी क्लोज है और बीच में एक लूप फंसा, तो इसलिए इसको कहेंगे हम लोग क्लोज लूप विच इज अ डायलेटेड पार्ट। ठीक है, तो क्या है ये, इट इज अ डायलेटेड लूप। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी डायग्राम देखते हैं जो हमारी लार्ज बॉल की है। ठीक है, जब हम लोग स्मॉल बॉल देखते हैं तो स्मॉल बॉल में एक्यूट कंडीशन में पेशेंट आते हैं, लेकिन कोई लार्ज बॉल के जो पेशेंट होते हैं जनरली क्रोनिक कंडीशन में होते हैं, बहुत दिन से उनको पेन होता है लेकिन वो थोड़ा इग्नोर करने के बाद भी इसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई ग्रोथ हो चुकी है और लार्ज बॉल में हम लोगों को ये पता है कि मैलिग्नेंसी सबसे बड़ा कॉज, 70% अगर देखेंगे पेशेंट तो मैलिग्नेंसी के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रोथ हो चुकी है तो यहाँ पे ग्रोथ हो गई मतलब ये हमारा ट्रांसवर्स कोलन है। जब ट्रांसवर्स कोलन में कोई ग्रोथ हो गई तो जो हमारा असेंडिंग कोलन था और जो हमारा सीकम का पार्ट था तो वो क्या होगा, डायलेट हो जाएगा। ठीक है, जब ये डायलेट होगा तो क्या होगा, ये जो ग्रोथ हो चुकी है यहाँ पे अगर ये ग्रोथ और बढ़ गई तो यहाँ से परफोरेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या गया, इट इज अ साइट फॉर परफोरेशन और साइट ऑफ परफोरेशन। ये हमारी साइट होती है परफोरेशन के लिए। और जब यहाँ पे कोई ग्रोथ होती है यहाँ पे और डायलेटेशन बढ़ता है तो डायलेटेशन की वजह से क्या होता है, जो प्रेशर बनता है यहाँ पे हम लोगों को जो हमारा सीकम का पार्ट होता है उसमें हम लोगों को मिलता है स्टर्कोरल अल्सर। ठीक है, स्टर्कोरल अल्सर मिलते हैं, इसको हम लोग स्पेशली हमारे लार्ज बॉल में देखते हैं। ठीक है, जो हमारा सीकम असेंडिंग कोलन का पार्ट है उसमें जनरली हम लोगों को ये फाइंडिंग मिलती है और वो कब मिलेगी, जब हमारे ट्रांसवर्स कोलन में कोई ग्रोथ यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो इसी का पैथोलॉजी हम लोग समझते हैं, व्हेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द लार्ज बॉवेल विद आइलियोसिकल वॉल कॉम्पिटेंस। आइलियोसिकल वॉल अच्छी है, प्रॉपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रोथ कहाँ पे है, ट्रांसवर्स कोलन में। प्रेशर इंक्रीज इन द सीकम, तो ये जो हमारा सीकम का पार्ट है सीकम में प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है और जो हमारा कंटेंट है स्मॉल बॉल से लार्ज बॉल में तो आएगा ही आएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा हमारे सीकम में। और ये सीकम में प्रेशर जब बढ़ता है तो क्या होता है यहाँ पे अल्सर फॉर्म होते हैं। ठीक है, अल्सर फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग स्पेशली क्या कहते हैं, स्टर्कोरल अल्सर। ठीक है, ये आपको वाइवा में कभी कभी पूछ सकते हैं कि जो सीकम में ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में अल्सर होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टर्कोरल अल्सर। और जो अल्सर होंगे वहाँ पे गैंग्रीन होने के चांसेस बढ़ते हैं और जब गैंग्रीन होगा तो यहाँ पे परफोरेशन हो सकता है, जो ग्रोथ हो गई वहाँ पे भी परफोरेशन हो सकता है और जब ये परफोरेशन होगा तो क्या होगा, पेरिटोनाइटिस। ठीक है, कोई भी परफोरेशन होगा तो ऑब्वियसली वो पेरिटोनल कैविटी में भी यहाँ पे सीक्रेट करने वाला है, जनरेट होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे पेरिटोनाइटिस कॉमनली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जनरली जो लार्ज बॉवेल में पेरिटोनाइटिस होता है उसमें हम लोगों को फीकल मैटर मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जितना भी हम लोग जो फूड लेते हैं डाइजेशन का जितना काम स्मॉल बॉल में होना है आगे चल के लार्ज बॉल में हमारा फीकस ही आगे चल के निकलता है, इसीलिए फीकल मैटर हम लोगों को मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इन द केस ऑफ पेरिटोनाइटिस। ठीक है, जो क्लोज लूप था हमने अभी समझा कि क्लोज लूप में क्या होता है, क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन ऑल्सो कैन ऑकर्स व्हेन द बॉवेल गेट ऑब्स्ट्रक्टेड एट बोथ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट ऑफ द लूप ऑफ द बॉवेल। जहाँ पे हमारे प्रॉक्सिमल पार्ट भी ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, डिस्टल पार्ट भी ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, लेकिन वो एक ही बैंड में अगर फंसे हैं तो क्या हुआ कि एक लूप ऐसा बनेगा जो बीच में है। ठीक है, दोनों साइड से बन रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं क्लोज लूप। इट कैन ऑकर्स इन द एक्सटर्नल और इंटरनल हार्नियाज ऑल्सो, वल्वुलस में भी मिलता है। ठीक है, हर्नियाज में भी ये मिल सकता है, क्योंकि जो हर्निया की सैक होती है, मान लो ये हमारी हर्निया है, हर्निया की सैक है, इसकी नेक बहुत छोटी होती है। ठीक है, कोई बॉयल की वॉल यहाँ से आई, यहाँ से एंटर करी। ठीक है, और सेम जो सैक का साइज है उसी को फॉलो करते हुए ये बॉयल वॉल फिर से वापस हमारी सेकेंड तरफ, मतलब जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल का पार्ट होगा, ये हमारा प्रॉक्सिमल बॉयल हो गया, ये हमारा डिस्टल बॉयल होगा। और जो बीच में लूप यहाँ पे फंसा है जो कि हमारे हर्निया की सैक है,
तो यहाँ पे जो नेक होता है और हमारे हर्निया की सैक का वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इसमें प्रॉक्सिमल बॉयल वॉल भी फंसा और हमारी डिस्टल बॉयल भी फंसी, तो इसलिए यहाँ पे ये बना लूप। ठीक है, तो इसीलिए लूप हम लोगों को कहाँ कहाँ मिल सकता है, एक तो इंटरनल हर्नियाज में मिल सकता है या फिर वल्वुलस में भी मिल सकता है। वल्वुलस में भी हमारे बॉयल का पूरा ट्विस्टिंग होके क्या होता है, अगर मान लो कोई चीज यहाँ पे ट्विस्ट हो चुकी है तो होगा क्या, एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे वो पूरे दोनों चीज फंसी है और बीच में एक लूप बनेगा। तो सेम चीज हम लोगों को वल्वुलस में भी मिल सकती है। ठीक है, नेक्रोसिस एंड परफोरेशन आर बोथ कॉमन एट द ऑब्स्ट्रक्टेड साइड। जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो वहाँ पे तो परफोरेशन हो सकता है। ओवर द कॉन्वेक्स समिट ऑफ द बॉवेल कंटेंट, जहाँ पे हमारा पूरा कॉन्वेक्स समिट होता है वहाँ पे भी यहाँ पे परफोरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हुई पैथोलॉजी हमारी बॉवेल लूप की। ठीक है, या फिर जिसको हम लोग लूप ऑब्स्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद में जो डिस्टल बॉयल होता है उसमें क्या चेंजेस होते हैं, मैंने बताया स्टार्टिंग में कि ये इनएक्टिव होंगे क्योंकि पेरिस्टाल्सिस नहीं होगा एंड इट बिकम कोलैप्स। ठीक है, ये कोलैप्स नहीं होगा। तो इसका मतलब है अगर हम लोग जब कोई ऑपरेट करते हैं तो फाइंडिंग कहाँ से मिल सकती है कि ऑब्स्ट्रक्शन एग्जैक्टली कहाँ पे। जैसे जैसे हम लोग बॉयल को ट्रैवल करते हैं हम लोगों को कुछ डायलेटेशन दिखा, जहाँ पे डायलेटेशन दिखा उसके नजदीक कहीं ना कहीं डिस्टली आपको यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। और जो अगर मान लो आपको डायलेटेड बॉयल नहीं मिलेगा, एक्चुअली तो डायलेटेड बॉयल ही मिलेंगे पहले, अगर मान लो किसी वजह से डायलेटेड बॉयल नहीं मिले तो आपको मिलेगा कुछ पार्ट जो फ्लासी हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है। जब कोलैप्स बॉयल मिलेगा तो कोलैप्स के प्रॉक्सिमली हम लोगों को मिलने वाला है ऑब्स्ट्रक्शन का साइड। इसीलिए जब भी आप बॉयल को ट्रैवल करोगे आपको फाइंडिंग करनी है तो डायलेटेड बॉयल या फिर कोलैप्स, आपको उनके दोनों के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन की साइट मिलने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। अब क्लिनिकल फीचर्स में हम लोगों को क्या क्या दिख सकता है, पहले तो यहाँ पे एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि कोई भी पैथोलॉजी अगर हमारे एब्डोमेन में होगी तो पहली साइट ऑफ जो हमारा क्लिनिकल फीचर होगा तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होगा। ठीक है, जब पेन होगा तो वो कैसे होता है, उसका इंटेंसिटी कैसे होता है, उसका नेचर कैसे होता है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे। ठीक है, जनरली हम लोग जब ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट देखते हैं इनिशियली क्या होता है, पहले कोली की पेन होगी। ठीक है, पहले कोली की पेन होगा, फिर बिकम इंटरमिटेंट ऑल्सो, इंटरमिटेंट भी हो सकता है, लेटर कंटिन्यूस एंड सीवियर। जब ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्टिंग में है तो क्या होगा कि वो कोली की पेन देगा, उसके बाद में वो कुछ देर के बाद पेन दे सकता है, इंटरमिटेंट हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे ऑब्स्ट्रक्शन सेटल हुआ, हमारे बॉयल और पूरे साइलेंट हो गए, वो सीवियर हो जाएगा क्योंकि डायलेटेशन बढ़ते जाएगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ते जाएगा, तो पेन सीवियर होगा और उसके बाद में ये कंटिन्यूस पेन होगा। ठीक है, दूसरा फीचर क्या हो सकता है, इनिशियल कोली की पेन सजेस्ट द ऑब्स्ट्रक्शन एंड इवेंचुअल डिफ्यूज परसिस्टेंट पेन सजेस्ट द स्ट्रैंगुलेशन। अब जब हम लोग पेशेंट में हिस्ट्री लेते हैं तो पहले पेशेंट ही आपको बता दे कि पहले स्टार्टिंग में कोली की पेन हुआ, ठीक है, मरोड़ के आया। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि पेशेंट बोलेगा कि पहले बीच बीच में पेन होता था लेकिन अभी स्टार्ट बहुत ज्यादा कंटिन्यूस पेन हो रहा है। तो हम लोग क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ वहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रैंगुलेशन भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस सीवियर पेन है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रैंगुलेशन या फिर नेक्रोसिस कंसिडर कर सकते हैं एज अ क्लिनिकल बेसिस पे। ठीक है, हम लोग देखते हैं जब स्मॉल बॉयल में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो पेन कहाँ होता है, व्हेन द स्मॉल बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन इज ऑकर्स पेन बिगिंस यूजुअली अराउंड द अम्बिलिकस। स्मॉल बॉयल के ऑब्स्ट्रक्शन की जहाँ पे हम लोग साइड देखते हैं तो हम लोगों को अम्बिलिकस में स्टार्टिंग मिलती है हमारी पेन की। ठीक है, तो जब भी आप हिस्ट्री लोगे तो पेशेंट को ये पूछना है कि पेन स्टार्ट कहाँ पे होगा। जब वो बोलेगा कि आपको अम्बिलिकस के पेरिफेरी में पेन स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम लोग स्मॉल बॉयल को कंसिडर करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, इट इज अ क्रैम्पी, क्रैम्प्स आए जैसा पेन होता है, रिकरेंट होता है, पैरोक्सिस्मल होता है, विच ऑकरिंग एट अ शॉर्ट क्रिसेंडो। कुछ आवाज मतलब हम लोगों को सुनाई देती है, शॉर्ट क्रिसेंडो लाइक आवाज यहाँ पे सुनाई देती है। क्रिसेंडो होगा, कुछ देर के बाद डी क्रिसेंडो, मतलब आवाज आएगी जाएगी, ऐसे एपिसोड धीरे धीरे चलते रहेंगे। और ये टाइम पीरियड कितना दिया, 30 सेकंड के अंदर, मतलब 30 सेकंड में क्रिसेंडो, 30 सेकंड के बाद डी क्रिसेंडो, थोड़ा आवाज आएगा थोड़ा बंद हो जाएगा, उसके बाद में पेन, ये हम लोगों को क्रैम्पी नेचर में पेन मिलता है। ठीक है, जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है लार्ज बॉयल तो क्या होगा, इट बिकम लॉन्गर एपिसोड ऑफ मिनट। जब हम लोग स्मॉल बॉयल को ऑब्स्ट्रक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो ये जो टाइम पीरियड है ये शॉर्ट होता है, धीरे धीरे पेन कैसा होगा, पहले स्टार्ट होगा
थोड़ी देर के बाद, स्टार्ट होगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन जब लार्ज बॉल होता है तो आज पेन हुआ, दिन में कम से कम 3-4 बार हो सकता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार। ठीक है, तो ये हमारा लार्ज बॉल का ऑब्स्ट्रक्शन का नेचर है। ठीक है, 2 चीजें यहाँ पे समझनी है, पेन कैसा है, नेचर कैसा पेन का। कोलिकी नेचर है, स्टार्टिंग में कोलिकी था, इंटरमीडिएट था, स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन। पेन स्टार्ट का हुआ अम्बिलिकस का, स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, लार्ज बॉल में क्या है, पेन का जो इंटेंसिटी है वो टाइम पीरियड ज्यादा, मतलब अभी हुआ तो आधे 1 घंटे के बाद होगा, तो ये जो टाइम पीरियड है ये लार्ज बॉल में ज्यादा है, स्मॉल बॉल में कम है। पेन के नेचर से भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। दूसरा चीज का हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, वोमिटिंग। जब पेशेंट में वोमिटिंग का हिस्ट्री पूछते हैं कि पेशेंट में वोमिटिंग हुई है कि नहीं है, तो हम लोगों को क्या सस्पेक्ट करना है, जब वोमिटिंग ज्यादा हुई है तो क्या होता है, अर्ली एंड परसिस्टेंट। कैसा है, अगर वोमिटिंग का नेचर अर्ली एंड परसिस्टेंट है, वो कहाँ पे मिलेगा, जेजुनल ऑब्स्ट्रक्शन में। इसका मतलब है प्रॉक्सिमल स्मॉल बॉल में ही हम लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है। जब पेशेंट में अर्ली वोमिटिंग होती है, मतलब पेन स्टार्ट हुआ वोमिटिंग हुई, पेन स्टार्ट हुआ वोमिटिंग हुई, और वो परसिस्टेंट है, वोमिटिंग कंटिन्यूअस आ रही है, तो इसका मतलब है कि जेजुनल ऑब्स्ट्रक्शन। जब आइलियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, आइलियल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, इट बिकम रिकरेंट ऑकरिंग एट द इंटरवल। एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ये वोमिटिंग होना स्टार्ट रहता है। इनिशियली बिलियस होती है, जब आइलियस ऑपरेट यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इनिशियली जो हमारी वोमिटिंग होती है वो बिलियस होती है, लेटर इट बिकम फिक्यूलर, थोड़ी सी फिकस के यहाँ पे स्मेल की आएगी, या फिर फिकस के जैसी यहाँ पे वोमिटिंग आएगी, जब आइडियल ऑपरेशन हो, सॉरी ऑब्स्ट्रक्शन हो। लार्ज बॉल में जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसके जो फीचर्स होते हैं वो लेट होते हैं, मतलब वोमिटिंग बहुत देर के बाद होती है। जब पेन होता है उस समय पे वोमिटिंग नहीं लगेगी, आपको फीचर्स बहुत देर के बाद दिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वोमिटिंग का नेचर है। डिस्टेंशन कैसे होता है, ठीक है, तीसरा फीचर है डिस्टेंशन का। ओके, डिस्टेंशन कैसे होगा, जब जेजुनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है इट बिकम एब्सेंट और मिनिमम। जब जेजुनल में यहाँ पे हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो हम लोगों को डिस्टेंशन कैसा है, एक तो एब्सेंट मिलेगा या फिर बहुत मिनिमल डिस्टेंशन मिलेगा। आइडियल अगर ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, आइडियल में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो क्या होगा, इट ऑब्वियस विथ वीआईपी एंड बॉर्गोग्निक साउंड। ठीक है, यहाँ पे कुछ साउंड्स हम लोगों को सुने देंगे। दूसरी चीज क्या है, स्टेप लैडर पेरिस्टाल्सिस। जब हम लोग एब्डोमेन देखेंगे पेशेंट का, तो हम लोगों को जो पेरिस्टाल्सिस है, कुछ स्टेप लैडर, मतलब यहाँ से पेरिस्टाल्सिस दिखेगा, कुछ हद तक यहाँ पे नहीं दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये जो हमारा स्टेप लैडर, मतलब कुछ स्टेप्स ऐसे दिखेंगे जहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम लोगों को दिखती है, जैसे कि हमारे जो लैडर होती है उस टाइप में यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस हम लोगों को दिखता है। तो ये कहाँ पे होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हमारे आइलियल में ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो वीआईपी का फुल फॉर्म है, विजिबल, ये आपको बताना भूल गया, विजिबल इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, विजिबल इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस, जो कि स्टेप लैडर पेरिस्टाल्सिस जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये हमारे आइडियल ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरा क्या है, जब ये बिकम इनॉर्मस लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब क्या है कि जब लार्ज बॉल में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो डिस्टेंशन हम लोगों को ज्यादा दिखेगा। वल्वुलस के पेशेंट देखते हैं हम लोग, मैलिग्नेंसी में जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो पेशेंट देखते हैं, तो ये हमारा जो डिस्टेंशन है बहुत ज्यादा दिखता है। ठीक है, चौथा सिम्टम हम लोगों को देखना है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, जब कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा तो पेशेंट में ना बॉयल में मोशन पास होगी ना गैसेस पास होगी। ठीक है, इट इज एब्सोल्यूट दैट इज नेदर फिकस और नॉट फ्लेटस इज पास। पेशेंट में कोई भी चीज पास नहीं होगी जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ना फ्लेटस पास होगा ना मोशन पास होगा। ठीक है, और डिस्टेंशन तो हम लोगों को मिलने वाला है। फिफ्थ हम लोगों को सिम्टम क्या देखना है, डिहाइड्रेशन। जैसे हमने पैथोलॉजी में भी, इसके पैथोफिजियोलॉजी में भी समझा कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन तो होने वाला है। तो डिहाइड्रेशन जब होगा तो क्या होगा, जब डिहाइड्रेशन होता है तो कंडीशन डेवलप होती है ओलिगोरिया। और जब ओलिगोरिया होगा, हमारी ब्लड सप्लाई हमारी किडनी को भी कम आ रही है, ओलिगोरिया बढ़ रहा है, तो क्या होगा, इट बिकम अ रीनल फेलियर। ठीक है, ये रीनल फेलियर में भी लैंड हो सकता है। आगे चल के 6th फीचर क्या आएगा, फीचर ऑफ टॉक्सेमिया एंड सेप्टिसेमिया। अब जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ, पूरे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई, या फिर आगे चल के वो प्रोपोरेट हुआ, पेरिटोनाइटिस हुआ, तो क्या होगा, टॉक्सिमिया के फीचर्स बने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परफोरेशन होने के बाद में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है शॉक में जाना।
जब शॉक में क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिमिया बढ़ रहा है, रीनल फेलियर हुआ है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो रहा है। तो होता क्या है कि ये जो टॉक्सिमिया है और बढ़ते जाएगा तो पेशेंट में फीचर्स क्या क्या दिखेंगे। पहले तो टेकिकार्डिया होगा, ठीक है, पेशेंट में फीवर रहेगा, टेकिकार्डिया रहेगा, टैकिपनिया होगा, पेशेंट में ब्रीथलेसनेस आएगा, उसका आरआर बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, फीवर बढ़ेगा, ठीक है, सनकन आइज होगा, डिहाइड्रेटेड दिखेगा पेशेंट, सनकन आइज होंगे, कोल्ड पेरिफेरी ड्यू टू शॉक। ब्लड प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, पेशेंट शॉक में जाएगा। यहाँ पे दो चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। ये शॉक जो है एक तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोवॉल्यूमिक भी हो सकता है, हाइपोवॉल्यूमिक भी हो सकता है, और दूसरा सेप्टिक शॉक भी हो सकता है, सेप्टिक शॉक भी हो सकता है। क्यों पता है क्या, क्योंकि जितना बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा वहाँ पे सेप्सिस की कंडीशन बढ़ती जाएगी, और जब सेप्सिस होगा तो क्या होगा, हम लोगों को सेप्टिक शॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इसका 6 फीचर, 7 फीचर या फिर 7 सिम्टम हम लोगों को क्या दिखेगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस। अब जब हम लोग एब्डोमिनल टेंडरनेस देखते हैं, इट इज इनिशियली लोकलाइज बट लेटर बिकम डिफिकल्ट। जब पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है स्टार्टिंग में, तो पहले जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पे आपको टेंडरनेस लगेगी, लेकिन अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता गया, डिस्टेंशन बढ़ेगा, और जब परफोरेशन होगा तो ये जो पूरा डिस्टेंशन है ये हमारा टेंडरनेस में बदल जाएगा। जब भी हम लोग पेशेंट के पेट को हाथ लगाएंगे, एब्डोमेन को हाथ लगाएंगे, टेंडरनेस लगेगी, ठीक है। और ये कैसी टेंडरनेस होगी, डिफ्यूज पूरे एब्डोमेन में हो, कोई एक जगह लोकलाइज नहीं होगी। इट इज अ फीचर ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का फीचर है। कभी कभी परफोरेशन में भी हम लोगों को सेम फीचर मिलेगा। 8 फीचर या फिर 8 कंप्लेंट क्या होगी पेशेंट की, या फिर क्लिनिकल फीचर क्या होगा, फीचर्स ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। जब पेशेंट में कोई हर्निया है, इंटरनल हर्निया होगा जिसमें बॉयल वॉल फंसा है, तो वहाँ पे जो जनरली जो स्ट्रैंगुलेशन होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। तो स्ट्रैंगुलेशन में क्या होगा, कंटिन्यूअस सीवियर पेन होगा पेशेंट में, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रैंगुलेशन हुआ वहाँ पे नेक्रोसिस होगा, टॉक्सिमिया होगा, बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रोथ होगी, तो इसलिए यहाँ पे सीवियर पेन हम लोगों को दिखता है। दूसरी चीज क्या, शॉक के फीचर दिखेंगे, ब्लड प्रेशर कम होता हुआ दिखेगा, टेंडरनेस होगा, जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो वहाँ पे टेंडरनेस होगा। रीबाउंड टेंडरनेस हम लोगों को सिर्फ स्ट्रैंगुलेशन में मिलती है, ठीक है। प्लेन ऑब्स्ट्रक्शन अगर रहेगा तो रीबाउंड टेंडरनेस नहीं मिलेगी, सिर्फ हम लोगों को मिलती है स्ट्रैंगुलेशन में, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लम्बर्ग साइन भी कहते हैं, जो हमने अपेंडिसाइटिस में भी पढ़ी। गार्डिंग एंड रिजिडिटी प्रेजेंट होगी, एब्सेंस ऑफ बॉयल वॉल, जिसको हम लोग साइलेंट एब्डोमेन कहते हैं, ठीक है, साइलेंट एब्डोमेन। तो हम लोगों को स्ट्रैंगुलेशन में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, कंटिन्यूस सीवियर पेन होगा, शॉक में आएगा पेशेंट, टेंडरनेस होगा, रिबाउंड टेंडरनेस भी प्रेजेंट होगा, गार्डिंग यहाँ पे होगी, रिजिडिटी होगी, और एब्सेंस ऑफ बॉयल वॉल या बॉयल साउंड, ठीक है। ये स्ट्रैंगुलेशन की फीचर है। 9th फीचर क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर, पेशेंट में फीवर तो आएगा ही, जब इतना टॉक्सिमिया बढ़ रहा है तो पेशेंट में फीवर आएगा, क्योंकि हमारी बॉडी कुछ ना कुछ तो इस पर रिस्पॉन्ड करेगी। जब बॉडी का रिस्पॉन्स आता है तो हम लोगों को फीवर आता है। बॉवेल साउंड एब्सेंट होंगे, ठीक है। पहले पेरिस्टाल्सिस, हाइपर पेरिस्टाल्सिस होता है, जब स्मॉल बॉयल का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हाइपर पेरिस्टाल्सिस होता है प्रॉक्सिमल बॉल में, ठीक है, और वो आगे चल के थोड़ा विगरस होता है, लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ, नहीं हटा वहां से, तो क्या होगा, इट बिकम, ठीक है। जब पर रेक्टल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं तो ऐसे पेशेंट में हम लोगों को क्या मिल सकता है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट हम लोगों को पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना है। हमने एक चीज और भी पढ़नी है हम लोगों को, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जब भी कोई आपको एब्डोमेन का यहाँ पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना बोलता है, वाइवा में भी या फिर हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे होते हैं, तो उस समय पे जब हम लोग एग्जामिन करते हैं एब्डोमेन को, तो कोई भी एग्जामिनेशन हमारा पर रेक्टल एग्जामिनेशन के अलावा कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब है जब आप एब्डोमेन पाल्पेट कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, तो आपको हर पेशेंट में एक्चुअली में यहाँ पे पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना चाहिए, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कभी कभी सोचते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि योर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज नॉट कम्प्लीटेड विदाउट पर रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। ऐसे पेशेंट में हम लोगों को पर रेक्टल क्या मिलेगा, एम्प्टी रेक्टम मिलेगा, ठीक है, एम्प्टी रेक्टम मिलेगा। क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो जितना फ्लूइड जो भी रहेगा कंटेंट आगे आना चाहिए तो वो नहीं आएगा, इसीलिए हम लोगों को जो रेक्टम मिलेगा पूरा एम्प्टी मिलेगा, ठीक है, जब पीआर एग्जामिनेशन करोगे। दूसरी चीज फाइंडिंग क्या मिल सकती है हम लोगों को पीआर एग्जामिनेशन में, यहाँ पर हम लोगों को अगर कोई लार्ज बॉयल में ग्रोथ है तो हम लोगों को रेक्टम के थ्रू कोई ग्रोथ भी पहचान में आ सकती है,
ठीक है। कोई रेक्टल ग्रोथ हो सकती है, थोड़ा सिग्मॉइड की तरफ से अगर कोई ग्रोथ आ रही है तो वो भी हो सकती है। एनल रीजन के कैनाल में कोई ग्रोथ हो गई है तो वो भी हम लोगों को ग्रोथ यहाँ पे पल्पेट हो सकती है, और इसके बाद में हम लोग फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट का पार्ट